स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थी को ऑप्शन दे रखा है विशिष्ट विद्यालय में भेज देना चाहिए। देखिए, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, वो क्या कहती है कि हमें सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करके, समाहित करके एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, चाहे बच्चा कैसा भी हो, है ना। अगर एक बच्चा दृष्टिबाधित है तो हम क्या करें, उसको ब्रेल लिपि प्रोवाइड करें, ठीक है। अगर बच्चा श्रवण बाधित है तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, हम उसको चित्रात्मक चीज़ें उसके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम उसको चीज़ें प्रोवाइड करें। कैसी एजुकेशन दे, एज पर नीड, बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करें, है ना। फिर सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, केवल व्यावसायिक शिक्षा पाने के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए। देखिए, केवल व्यावसायिक शिक्षा नहीं देना चाहिए, बच्चों को सभी प्रकार की एजुकेशन देनी चाहिए, है ना। तो ये नहीं होगा आपका यहाँ पर। केवल जो वर्ड होता है, ये क्या होता है आपका सीटेट के एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड होता है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। इसके अलावा क्या दे रखा है, दंड देना चाहिए। देखिए, जब आप बच्चों को बार बार दंड देते हैं तो फिर वो दंड से बचने के लिए किसी कार्य को करता है ना। तो ये भी आपका नहीं होगा। बच्चों को पुरस्कार और दंड नहीं देना है, क्योंकि जब पुरस्कार भी आप बार बार देते हो तो फिर बच्चा पुरस्कार को पाने के लिए किसी कार्य को करने लगता है ना। तो दोनों ही वर्ड क्या होते हैं आपके सीटेट के एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड होते हैं, है ना। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है, उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। अगर परीक्षा में कम अंक यहाँ पर बच्चा जो है ला रहा है, तो आप पता कीजिए कि उसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों को चीज़ें प्रोवाइड करिए, ठीक है। तो यानी बच्चों को क्या करें, एज पर नीड एजुकेशन दीजिए, उसके पीछे का रीज़न जानिए, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही उसको चीज़ें प्रोवाइड करिए। अपनी टीचिंग मेथड में चेंज लाइए, शिक्षण विधियों में चेंज लाइए। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, अजर्शन और रीज़न वाला ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर अजर्शन आपको दे रखा है, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात। जो आपकी एनईपी है, एनसीएफ है, वो भी तो यही कहती है कि हम बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से, यानी कि पूर्व ज्ञान से चीज़ें जोड़ करके बच्चे को बताएं, ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए। तो फर्स्ट अजर्शन जो है आपका यहाँ पर सही दे रखा है। उसके अलावा जो है रीज़न क्या इसका दे रखा है, अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है। देखिए, कोई भी प्रोसेस एक रेखीय तरीके से नहीं होता है, जटिल होता है, ठीक है, चाहे वो आपका विकास हो या फिर अधिगम हो या फिर समाजीकरण हो, है ना। तो अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। लीनियर नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो ए क्या है, सही है, किंतु आर गलत है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम। देखिए, ये तकनीक सही नहीं होती है ना। ये वही वाली बात हो गई, रिवॉर्ड देना, बच्चों को पुरस्कार देना, है ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। ये व्यवहारवाद से संबंधित है। इसको किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं बनता है। संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम। बिल्कुल सही बात। जब भी अन्वेषण की बात हो, बच्चा खोज करके किसी चीज़ को सीखे, तो वहाँ पर वो ऑप्शन आपका सबसे अप्रोप्रिएट होगा, सही होगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बच्चा क्या होगा यहाँ पर, एक्टिव होगा जब वो किसी चीज़ की खोज करेगा, संरचना करेगा, है ना। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। रट्टा मारकर सीखना। देखिए, जो एनईपी है, एनसीएफ है, वो क्या कहती है कि हमें बच्चों को रोड मेमोराइजेशन नहीं करानी है, यानी रट्टा मार के सीखने की पद्धति को बढ़ावा नहीं देना है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरों से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सीखना। देखिए, बच्चे के सीखने पर फोकस करना है, ना कि उसके अंक पर। जब बच्चा चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाएगा तो अंक तो अपने आप ही आ जाएंगे, है ना। तो बच्चे के सीखने पर फोकस करना है, उसके अंक पर नहीं। और दूसरों से कंपटीशन तो बिल्कुल नहीं कराना है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। देखिए, एक आपका होता है इंटरनल मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा। एक होता है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन, है ना। अब इसमें होता क्या है, इंटरनल मोटिवेशन में क्या होता है, जब बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित हो। जैसे कि अगर बच्चा किसी चीज़ को सीख रहा है अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी रुचि के लिए किसी चीज़ में भाग ले रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, इंटरनल मोटिवेशन, ठीक है। या फिर जो है बच्चा अपनी जिज्ञासा की वजह से किसी चीज़ को सीख रहा है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, आपका इंटरनल मोटिवेशन होता है ना।
और बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है, यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है, जब बच्चा किसी बाहरी कारक के लिए किसी काम को करता है, जैसे कि अगर बच्चा पुरस्कार पाने के लिए किसी कार्य को कर रहा है, या फिर जो है सफलता के डर से किसी काम को कर रहा है, ठीक है, या फिर जो है अपने दोस्तों में आगे आने के लिए किसी कार्य को कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, बाह्य अभिप्रेरणा होता है, क्योंकि इसमें बाहरी कारक के लिए बच्चा जो है किसी कार्य को करता है, ठीक है, आंतरिक रूप से वो अभिप्रेरित नहीं होता है। बट यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सा जो है बाह्य अभिप्रेरणा यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण नहीं है, हमें उसको बताना है। तो सजा से बचना क्या होता है, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, क्योंकि बच्चा इसमें सजा से बचने के लिए किसी कार्य को कर रहा है, ठीक है। तो ये नहीं होगा आपका यहाँ पर इनाम, मैंने भी आप लोगों को बताया, इनाम पाना या फिर पुरस्कार पाना, इसमें बच्चा क्या है, बाहरी रूप से अभिप्रेरित है, किसी बाहरी कारक के लिए वो कार्य कर रहा है, तो ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण है, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। असफलता के डर, देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया, जब बच्चा डर की वजह से किसी काम को कर रहा है तो वो यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल रूप से मोटिवेटेड है, तो ये भी नहीं होगा। इंटरेस्ट, ये इसका क्या, किसका उदाहरण है यहाँ पर, इंटरनल मोटिवेशन का, यानी कि आंतरिक रूप से बच्चा प्रेरित होता है जब बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी कार्य को करता है, तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा था बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा था, तो यहाँ पर रुचि जो है किसका उदाहरण है, इंटरनल मोटिवेशन का, आंतरिक अभिप्रेरणा का, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में ये नहीं देगा, ठीक है, इसके बाद में पूछ लेगा कि कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, तो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, तीनों ही ऑप्शन आपके वहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को ये लोग थोड़ा बहुत घुमा करके आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थी के अधिगम में बाधक रहेगा, ऑप्शन दे रखा है उत्सुक, यानी कि जब बच्चा उत्साहित होता है तब तो बच्चा जो है अच्छी तरीके चीज़ों को सीख पाएगा, उसके अधिगम में बाधक नहीं होगी ये चीज़, है ना। तो ये नहीं होगा आपका यहाँ पर। जिज्ञासा, जब बच्चा जो है जिज्ञासु होता है किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो भी अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाता है, बेहतर तरीके से समझ पाता है, तो ये भी अधिगम में बाधक नहीं होगा, बल्कि अधिगम में हेल्प करेगा ये चीज़। कृतज्ञ, जब सीखने के लिए बच्चा कृतज्ञता होता है उसके अंदर, ठीक है, तो भी बच्चा जो है चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, निराशा, जब बच्चा जो है निराशाजनक फील करे, महसूस करे, ठीक है, जैसे कि कब बच्चा निराशा फील करता है, जब उसके जो है एक क्लासरूम में उसके जो है प्रश्नों को महत्व न दिया जा रहा हो, या फिर जो बच्चा बोल रहा है उसको न सुना जा रहा हो, तो यहाँ पर बच्चा कैसा फील करता है, निराशाजनक जो है वो व्यवहार प्रदर्शित करता है, और यही क्या होता है, अधिगम में बाधक होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, निराशा। नेक्स्ट है, पर नेक्स्ट क्या है, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है, इनाम और दंड। मैंने भी आप लोगों को बताया, जब भी इनाम और दंड की बात हो तो वो ऑप्शन नहीं होगा। मानकीकृत आकलन, मानकीकृत आकलन जो है सही नहीं होता, क्योंकि इसमें बिल्कुल फिक्स्ड चीज़ें होती हैं, स्थायी होती हैं। हमें कैसा चाहिए, फ्लेक्सिबल चीज़ें चाहिए, चाहे वो आपका पाठ्यचर्या हो या फिर आकलन हो, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। प्रतिपादक अध्यापक, ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि प्रतिपादक अध्यापक की यहाँ पर बात नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ उत्पादन पे फोकस नहीं करना है यहाँ पर। थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम किसकी महत्ता पर बल देता है, सांस्कृतिक संदर्भ, बच्चा संस्कृति से संदर्भ में सीख पाए चीज़ों को, है ना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, बच्चा अपने समाज से सीखे, संस्कृति से सीखे, है ना। नेक्स्ट है, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा यदि यह संदर्भ में प्रस्तुत हो। बिल्कुल सही बात, यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है। अगर बच्चे को अधिगम संदर्भ में प्रस्तुत किया जाएगा तो बच्चा क्या होगा, बेहतर तरीके से सीख पाएगा चीज़ों को, वहाँ पर मीनिंगफुल लर्निंग होगी, है ना। अधिगमकर्ता प्रदर्शन अभिमुखी हो, देखिए प्रदर्शन अभिमुखी पर हमें जोर नहीं देना है, यानी सिर्फ और बच्चा जो है अंक पर फोकस करे, ठीक है, प्रदर्शन पर फोकस करे नहीं, बच्चे के सीखने पर फोकस करना है, प्रदर्शन पर नहीं उसके फोकस करना है, तो ये नहीं होगा। अधिगमकर्ता बाह्य कारकों से अभिप्रेरित हो, अधिगमकर्ता बाह्य कारकों से नहीं बल्कि इंटरनली रूप से अभिप्रेरित हो, मोटिवेटेड हो, यानी आंतरिक कारकों से अभिप्रेरित हो, क्योंकि आंतरिक जो अभिप्रेरणा होती है वो लॉन्ग टर्म होती है ना, ये तो थोड़े टाइम के ही लिए होती है। जैसे कि बच्चे को आपने किस
कोई पुरस्कार दे दिया तो उस टाइम के लिए तो कार्य को कर देगा, फिर बाद में उस कार्य में उसका मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो बच्चे को इंटरनली रूप से यानी कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करना है, एक्सटर्नली रूप से नहीं, तो ये भी नहीं होगा। जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए। देखिए बच्चे को जानकारी संबंधित खंडों में यानी कि संदर्भ में प्रस्तुत की जानी चाहिए। ठीक है, यानी जिससे बच्चा चीज़ों को रिलेट कर पाए। अगर बच्चे ने, ठीक है, को आप ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिससे कि बच्चा रिलेट कर पाए, उसके समाज और संस्कृति से जो है रिलेट करके आप उसको एग्जाम्पल दीजिए। ऐसा नहीं कि बच्चे को आप जो है कहीं और का एग्जाम्पल दे दीजिए जिससे कि बच्चा संबंध ही ना जोड़ पाए। तो असंबंधित खंडों में प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए, संबंधित खंडों में प्रस्तुत करनी चाहिए जानकारी। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थी के लिए शिक्षिका को। अमूर्त संक्रियात्मक जो चरण है ये किसके द्वारा दिया गया था, प्याजे के द्वारा। ये प्याजे की 4th स्टेज है। ठीक है, जिसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर लेता है, यानी जो चीज़ें उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी बच्चा सोच पाता है, तथा परिकल्पित निम्नात्मक तर्क भी बच्चा इसी स्टेज में कर लेता है। पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरोपों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात, यहाँ पर बच्चा संबंध जोड़ पाता है, तो ये तो करना चाहिए। परिकल्पित निम्नात्मक परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, यानी कि इसका नाम है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक चरण में होता है, तब वो बच्चा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए। तो ये भी बात सही है, तो ये भी नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है आपका, अमूर्त का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें बच्चे के सामने नहीं होती है उसके बारे में भी बच्चा सोच पाता है, थिंकिंग कर पाता है। ठीक है, जो नियम होते हैं उनको सॉल्व कर पाता है, सिद्धांत को प्रूव कर लेता है इस स्टेज में बच्चा, है ना। थर्ड क्या दे रखा है, अमूर्त समस्याएं प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए। देखिए जब बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है तो क्या हम उसके सामने अमूर्त समस्या प्रस्तुत नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, हम बच्चे के सामने अमूर्त समस्याएं प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सी नहीं होगा। तो देखिए इसमें भी सी है, इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, तो हमें सिंपली पता चल गया हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तो 4th ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी और डी, सी आपका यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, बच्चे के सीखने के संदर्भ में जीन प्याजे डैश को जबकि ले वाइगोस्की डैश को महत्व देते हैं। देखिए जो जीन प्याजे हैं ये पुनर्वलन की बात तो करते नहीं है, रीइंफोर्समेंट की बात तो करते नहीं, ये कौन करता है, स्किनर करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, है ना, तो ये कट गया। उद्दीपक प्रतिक्रिया, उद्दीपन प्रतिक्रिया की बात कौन करता है, थॉर्नडाइक करते हैं, तो 4th ऑप्शन भी कट गया आपका। वेदन और अभ्यास बच्चों को कराना नहीं है, और ले वाइगोस्की भी पुनर्वलन की बात नहीं करते, तो 3rd ऑप्शन भी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया, कट गया। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको सिंपली पता चल गया क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो जीन प्याजे हैं, ठीक है, इन्होंने ज़्यादा किस पर फोकस किया, हेरिडिटी पर, यानी कि आनुवंशिकता पर, ठीक है, जैविक कारकों पर, और इसका संबंध किससे होता है, हमारी मेच्योरिटी से। हेरिडिटी हाईली रिलेटेड होती है किससे, मेच्योरिटी से, परिपक्वता से। तो ले वाइगोस्की जो है परिपक्वता को, जबकि थोड़ा सा मतलब क्या ही बताएं आप। ठीक है, अब देखिए सीखने के संदर्भ में जीन प्याजे परिपक्वता को, जबकि जो ले वाइगोस्की किसकी बात करते हैं, सांस्कृतिक उपकरण को महत्व देते हैं, है ना। जो ले वाइगोस्की 3 चीज़ों को इन्होंने महत्व दिया हुआ है, कौन कौन सी, समाज से थ्रू बच्चा सीखता है, संस्कृति कल्चर से बच्चा सीखता है, और लैंग्वेज जो भाषा होती है वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो 3 बातों को आपको ध्यान में रखना है जब भी ले वाइगोस्की से क्वेश्चन बने। ठीक है, SCL यानी कि समाज, संस्कृति और कल्चर की बात कौन करता है, ले वाइगोस्की करते हैं। इसके मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया हुआ है। तो ले वाइगोस्की के साथ में आ जाएगा सांस्कृतिक उपकरण को महत्व देते हैं, और जीन प्याजे का संबंध किससे हो जाएगा, मेच्योरिटी से, परिपक्वता से। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ले वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने में सही नहीं है। देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये किसकी बात करते हैं, समाज, संस्कृति और लैंग्वेज की, है ना। निर्देशित आदान प्रदान, यानी बच्चा क्या करे, यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं उसका आदान प्रदान करे, आपस में क्या करे, विचार विमर्श करे, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन तो होगा, बट यहाँ पर क्या पूछा है कि संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या सही नहीं है, व्यापक चर्चाएं, बच्चा जो है
चर्चाएं करे, यहाँ पर वाद विवाद करे तो ये भी सही है, तो ये भी नहीं होगा। सहयोगात्मक अधिगम, बच्चा जो है सहयोग से चीज़ों को सीखे, ठीक है। परस्पर क्रियाएं करे, सामाजिक इंटरेक्शन करे यानी कि अंतः क्रिया करे, ठीक है, तो ये भी आपका होगा। यहाँ पर दोहराव व स्मरण की बात जो है लेवाई को इसकी नहीं करते हैं, क्योंकि इनका संबंध किससे, कंस्ट्रक्टम विमर्शनावाद से संबंध रखते हैं, और किसी चीज़ को दोहराने या फिर रटन पद्धति को बढ़ावा देने की बात नहीं करेंगे। तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था कौन सा सही नहीं है ना, तो फोर्थ ऑप्शन सही नहीं है और यही आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब देखिए ये क्वेश्चन तो आप सभी के लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा फिरा करके आपके एग्जाम में पूछा हुआ। ये क्वेश्चन आपका 20 अगस्त में भी पूछा गया, इसके अलावा 21 जनवरी को भी पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। कैरोल ग्रेगन ये कौन थी, लॉरेंस कोहलबर्ग की शिष्या थी, ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता को डैश पर बल देती है, जो कि नकारते हैं। देखिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे जिन्होंने कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है ना। अब जो इनके शिष्या थी कैरोल ग्रेगन, इन्होंने क्या की, इनके सिद्धांत की आलोचना की। किस बेस पे की, इन्होंने ये कहा कि जो कोहल वर्ग थे उन्होंने सिर्फ मेल प्रोस्पेक्टिव को ही ध्यान में रखा, यानी मेल के ही सैंपल लिए, फीमेल के इन्होंने सैंपल ही नहीं लिए। क्यों, क्योंकि जो फीमेल होती हैं, ठीक है, वो क्या करती है, देखभाल की नैतिकता को प्रदर्शित करती हैं, है ना। तो इसी के बेस पे जो है कैरोल ग्रेगन ने इनकी थ्योरी की आलोचना की कि इनकी जो थ्योरी है वो जेंडर बायस है, इन्होंने सिर्फ मेल के ही सैंपल लिए, फीमेल के तो इन्होंने सैंपल ही नहीं लिए, है ना। हो सकता है कि फीमेल के जो विचार हैं वो कुछ अलग रहे होते हैं, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो किसकी केयर के प्रोस्पेक्टिव से सोचती हैं, जो पुरुष होते हैं वो न्याय के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है नारीवादी नैतिकता जो कि देखभाल की नैतिकता पर बल देती है, इसको नकारते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नैतिक आदर्श नहीं होंगे, सामाजिक अच्छाई की चिंता, न्याय की नैतिकता पे तो जो है इन्होंने बल दिया था, क्योंकि इन्होंने मेल के ही सिंपल लिए थे, फीमेल के सिंपल नहीं लिए थे, ठीक है। और जो मेल की नैतिकता होती है वो किस पर ज़्यादा फोकस करती है, न्याय पर, है ना। बट महिलाओं की जो है देखभाल पर फोकस करती है, ये बात किसने की थी, कैरोल ग्रेगन ने। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ये बात तो सही है आपकी, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रतिपादित किया कि संज्ञानात्मक क्षमता बुद्धिमत्ता के निर्धारण की एकमात्र विशिष्टता है। ये नहीं होगा आपका यहाँ पर। बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धि लब्धि की संरचना प्रतिपादित की, बुद्धि लब्धि की संरचना हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं दिया था। 4 गुणनखंड के आधार पर 16 अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता को विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें 8 टाइप ही गिवन है और हमको वही पढ़ना है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। हार्वर्ड गार्डनर ने किसका सिद्धांत प्रतिपादित किया, बहुबुद्धि का, ठीक है, या फिर एकाधिक बुद्धि भी इसको कह देते हैं, एक से अधिक बुद्धि, बट इंग्लिश में आपको सेम ही देखने को मिलेगा, मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। हिंदी में कभी कभी ये बहुबुद्धि लिख देते हैं या फिर एकाधिक बुद्धि लिख देते हैं, यानी कि एक से अधिक बुद्धि। अब नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। ऑप्शन क्या दे रखा है, संकल्पनात्मक समझ, बिल्कुल सही बात। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाए, ठीक है। गैर संदर्भित विषय वस्तु, गैर संदर्भित विषय वस्तु पर बल नहीं देना है आपका। अभी मैंने आप लोगों को बताया बच्चों को संदर्भ में चीज़ें पढ़ानी है ना, गैर संदर्भित नहीं पढ़ानी है चीज़ों को। परीक्षाओं के लिए सीखना नहीं, बच्चे के सीखने पर फोकस करना है। परीक्षा में तो बच्चे के अंक अपने आप ही आ जाएंगे अगर बच्चे चीज़ों को समझ पाया है तो ये नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा। रट कर सीखने को बढ़ावा देने की बात एनईपी नहीं करती। तो थर्ड ऑप्शन आपके ऐसे ही गलत हो गए, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आपका हो जाएगा। जो एनईपी है, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो क्या कहती है कि हम बच्चे के संकल्पनात्मक समझ पर बल दें, यानी बच्चा कितना समझ पाया चीज़ों को, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर हुई, है ना। नेक्स्ट क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है। शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश द्वारा। देखिए जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो क्या कहती है, शिक्षक को निर्देश नहीं देने हैं, तो ये तो नहीं होगा। पाठ्य पुस्तकों से नहीं बच्चा सीखता है, बल्कि कई संसाधनों से बच्चा सीखता है ना, केवल पाठ्य पुस्तकों से नहीं सीखता है। अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने से। अधिगमकर्ता क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। निष्क्रिय वर्ड क्या होता है आपका सीट एग्जाम के लिए, निगेटिव टैग वर्ड होता है, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। विविध स्रोतों के अन्वेषण करके, बिल्कुल सही बात है, बच्चा जो है विभिन्न स्रोतों से सीखे, विभिन्न स्रोतों से चीज़ों को खोज पाए, संबंध जोड़ पाए। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अब आपका यहाँ पर,
अजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में ये ज़्यादा आने लगे हैं। देखिए क्या दे रखा है, बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण में ही मिलने शुरू हो जाते हैं। कि बिल्कुल सही बात है, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तभी हम क्या करते हैं, जो जेंडर स्टीरियोटाइप चीज़ें जो कि हमारे समाज में चल रही हैं वो बच्चे के सामने प्रदर्शित होने लगती हैं। कि आप देखते ही होंगे कि अगर जो लड़का है तो उसको जो है कार खेलने के लिए दिया जाता है, जो लड़कियां होती हैं उनको जो है गुड़िया ला करके खेलने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर किस चीज़ को प्रदर्शित किया जा रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप को ही, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि जो लड़के होते हैं उनको अलग तरीके से पहनावा पहनाया जाता है, लड़कियों को अलग तरीके का पहनावा पहनाया जाता है। तो ये क्या है, हमारे समाज में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाएं ही तो है, इसको बच्चा शैशवावस्था से ही जो है बच्चे को मिलने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन तो सही दे रखा है। जो बात भी करते हैं हम लोग बच्चे को तो उसी तरीके से बात करते हैं जो हमारे समाज में प्रचलित धारणाएं हैं, है ना। यहाँ पर रीजन क्या दे रखा है, बचपन में अलगाव वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूरणीय क्षति कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात, अगर बच्चे को बचपन में किसी तरीके का जो है बच्चे ने अलगाव महसूस किया, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कि पेरेंट्स जो है बचपन में ही जो एक्सपायर जो उनकी मतलब जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे में बच्चे के ऊपर जो है पूरे सामाजिकरण के दौरान, ठीक है, यानी पूरे उनके जीवन में जो है वो चीज़ें इफ़ेक्ट डालती हैं, प्रभावित करती हैं बच्चे के सामाजिकरण को। तो यहाँ पर ए और आर दोनों ही सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर किसी और चीज़ की बात हो रही है, जेंडर की बात हो रही है और यहाँ पर समाज की बात हो रही है ना। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह पर सही हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पर देखिए क्या, विकास के प्रत्येक चरण में सामाजिक अपेक्षाओं को क्या कहा जाता है। देखिए जो विकास के प्रत्येक चरण में जो सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है, विकासात्मक कार्य कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर विकासात्मक आवश्यकताएं नहीं होती, ये कार्य होता है, विकासात्मक कार्य होता है। ठीक है, जो सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं, विकासात्मक बाधाएं भी नहीं होगा, विकासात्मक क्षेत्र भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, विकास डैश से शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। बिल्कुल सही बात, जो विकास के अधोगामी का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जो हमारा विकास होता है वो बॉडी के सेंटर से शुरू होता है। यानी हमारे बॉडी का सेंटर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ से हमारा विकास शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ होता है। जैसे कि पहले हमारी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद में जो हमारा हृदय होता है उसका विकास होता है, इसके बाद में जो हमारी हाथों की भुजाएँ होती हैं उनका विकास होता है, इसके बाद में जो बाकी के अंग होते हैं उनका विकास होता है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ दे रखा है कि मध्य से शुरू होता है और बाहर की दिशा में होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नीचे से ऊपर की ओर होता है, देखिए जो हमारा विकास होता है ये नीचे से ऊपर की ओर नहीं होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, विकास के शीर्षगामी का सिद्धांत कहते हैं। विकास कैसे होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, इधर से इधर की तरफ नहीं जा रहा है, सिर से पैर की तरफ आ रहा है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि दे रखा है नीचे से ऊपर की ओर, बल्कि जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ चलता है, जो विकास का शीर्षगामी का सिद्धांत कहता है। तो ये नहीं होगा। एक आयामी है विकास, एक आयामी नहीं होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। कई आयामों में हमारा विकास होता है, जैसे कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, यानी कि शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है। तो कई पक्षों में हमारा विकास होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। विकास जो है मल्टी डायमेंशनल होता है। नेक्स्ट क्या है, वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। देखिए जो मानव विकास होता है ये क्या होता है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। हमें जितनी भी चीज़ें मिली है वो कहाँ से मिली है, या तो हमें हमारी हेरिडिटी से मिली है, या तो हमें हमारी जो है वातावरण से ग्रहण किया, यानी कि इन्वायरमेंट से मिला हुआ है। तो बट दे रखा है वातावरणीय कारकों का प्रभावी नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा विकास होता है उसमें उसको हमारा आनुवंशिक गुण, ठीक है, यानी कि हेरिडिटी भी प्रभावित करती है, और जो चीज़ें हमने अपने वातावरण से ग्रहण की है वो भी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं, ठीक है, किस तरीके के वातावरण में हम रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, कथन दे रखा है संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है, ठीक है। देखिए जो संज्ञानात्मक विकास है क्या सिर्फ ये मध्य बाल्यावस्था की रहता है, यानी मध्य बाल्यावस्था में बच्चे कितने साल तक का होगा, 7 से 11 साल तक का। क्या इसके बाद बच्चे का संज्ञानात्मक विकास नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो ये तो गलत दे रखा है, ठीक है, ठहरता नहीं है। मानव मध्य बाल्यावस्था के चरणों के बाद नई चीज़ें नहीं सीख सकता। फिर से वही बात आ गई, जब बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है, क्या इसके बाद बच्चा चीज़ों को नहीं सीखता है, अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि सीख ही नहीं पाता, तो ये भी नहीं होगा। ए और आर क्या है, दोनों ही गलत है, अजर्शन भी गलत है और इसका रीज़न भी गलत है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य डैश रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणी करती है। यह परिस्थिति बच्चे के समाजीकरण में डैश की भूमिका को प्रदर्शित करती है, दर्शाती है ना। अब देखिए जैसे कि आप लोगों ने जो रियलिटी टीवी शो आते हैं उनको देखा ही होगा, जिसमें कि कुछ जज होते हैं जो कि उनके सामने जब बच्चे डांस करते हैं तो उस पर वो टिप्पणी करते हैं। इसी प्रकार का एक बच्ची जो है प्रदर्शन कर रही है यहाँ पर सना, जो कि जज के तौर पर जो है कुछ बच्चों को यहाँ पर डांस करवा रही है और उन पर जो है टिप्पणी कर रही है, ठीक है। वो जज बनी हुई है और कुछ बच्चे उसके सामने जो है डांस कर रहे हैं और वो जो है बच्चों के डांस पर टिप्पणी कर रही है ना। तो यहाँ पर जो बच्ची है वो कहाँ से चीज़ों को सीख रही है, मीडिया से तो सीख रही है ना। ऐसा तो है नहीं कि ये चीज़ें उसने अपने परिवार में देखी, बच्ची कहाँ से सीख रही है चीज़ों को, मीडिया से सीख रही है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर करके फ़ोन में कार्टून देखते हैं और कभी कभी क्या करते हैं उसी की लैंग्वेज में बात भी करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर बच्चा किस चीज़ से सीख रहा है, मीडिया से तो सीख रहा है। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। धार्मिक संस्था आपका यहाँ पर नहीं होगा, परिवार भी नहीं होगा और विद्यालय भी नहीं होगा। मीडिया जो सामाजिक का कौन सा कारक होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। अब आपका यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, जीन पैजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। जीन पैजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, आप सभी को पता है। इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई, 4 अवस्थाएं बताई। पहली क्या है इनकी, सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदीय गामक अवस्था कह लीजिए या फिर इंद्रिय गामक अवस्था इसको कह लीजिए, जिसमें बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है ना। इसके अलावा जो दूसरी स्टेज है वो क्या बताया इन्होंने, पूर्व संक्रात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें कि बच्चा 2 से 7 साल तक का होता है। इसके अलावा जो थर्ड स्टेज इन्होंने बताई वो क्या बताई, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है। और लास्ट जो इनकी स्टेज है वो क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें कि बच्चा 11 एबव होता है या फिर 11 से 15 साल तक भी आप इसको कह सकते हैं। बट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। देखिए जो प्याजे की थर्ड स्टेज है, कौन सी थर्ड स्टेज, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चा 3 चीज़ें कर लेता है, चीज़ों को एक क्रम में, ठीक है, सीक्वेंस में व्यवस्थित कर लेता है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन, चीज़ों को वर्गीकृत कर लेता है, यानी कि जो सब्जियां उनको अलग रख लेगा, फल को अलग रख लेगा, ठीक है। तो क्या कर लेता है, वर्गीकृत कर लेता है, क्लासिफिकेशन उनका कर लेता है। इसके अलावा संरक्षण कर लेता है। संरक्षण क्या होता है, इस चीज़ को भी जरा यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे कि आप बच्चे को जो है 2 ग्लास में यहाँ पर पानी दे दीजिए, एक ग्लास चौड़ा है और एक ग्लास जो है लंबा है। बच्चा क्या करेगा, लंबे वाले ग्लास के जो जूस है, पानी तो मतलब क्या ही, ठीक है, जूस अगर है तो जूस बच्चा लंबे वाले ग्लास को यहाँ पर लेना पसंद करेगा, ठीक है। वो क्या सोचेगा कि अगर ग्लास लंबा है तो उसमें जो जूस की मात्रा है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। यही क्या होता है, आपका संरक्षण होता है, कंजर्वेशन होता है। जब बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है तब वो इस चीज़ को समझ जाता है कि चाहे हम लंबे ग्लास में जूस लें या फिर चौड़े ग्लास में जूस लें, जूस तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। चाहे हम 10 की एक नोट ले लें या फिर 10 के 10 सिक्के ले लें, बात एक ही है, ठीक है। आपने देखा ही होगा अगर बच्चा 2 से 7 साल का है तो जब आप उसको नोट देते हैं कोई, तो वो नोट नहीं लेता है, ठीक है, वो क्या करेगा, सिक्के लेगा। उसको लगता है कि सिक्के ज़्यादा हैं, नोट तो एक ही है ना। तो यहाँ पर उसके अंदर क्या होती है,
कंजर्वेशन नहीं होता है, संरक्षण नहीं होता है। बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि शेप और साइज को चेंज करने पर जो क्वांटिटी, जो मात्रा है वो सेम ही रहती है। कब नहीं समझ पाता है? जब वो 2 से 7 साल का होता है, यानी पियाजे के सेकंड स्टेज में होता है। और कब समझ जाता है? कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि संरक्षण का अभाव यानी संरक्षण की कमी किस स्टेज में होती है, तो आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज के साथ में जाना है। और संरक्षण कब बच्चे के अंदर आ जाता है? आपने 7 से अगर 11 साल के बच्चे देखे होंगे, मतलब आपके घर में होंगे अगर, तो इस स्टेज का बच्चा ये समझ जाएगा कि चाहे आप उसको 10 का एक नोट दे दीजिए या फिर 10 के 10 सिक्के दे दीजिए, ठीक है, वो बच्चा समझ जाएगा कि शेप और साइज को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो क्वांटिटी नहीं चेंज हो रही है, मात्रा तो उतनी ही रह रही है, यानी 10 रुपये ही वो रह रहे हैं, ठीक है, चाहे वो सिक्के हों या फिर कोई एक नोट हो, है ना। तो यही होता है आपका कंजर्वेशन। तो 3 चीज़ें बच्चे के अंदर मैंने आप लोगों को बताई, क्या क्या? सीरिएशन आ जाता है, क्लासिफिकेशन आ जाता है और कंजर्वेशन आ जाता है। किस स्टेज में? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जब बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है तब। इसके अलावा जो चीज़ें मूर्त होती हैं, यानी जिन चीज़ों को बच्चा टच एंड फील कर पाता है, उन चीज़ों के बारे में बच्चा थिंकिंग कर पाता है, ठीक है। तार्किक चिंतन की स्टेज अगर आपसे पूछे तो वो भी आपका होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस की। यहाँ पर जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि जिसमें बच्चा 11 साल तक का हो जाता है, यानी 11 से 15 साल तक की आपकी स्टेज होती है, इसमें बच्चा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क कर लेता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि बच्चा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क कब कर लेता है, यानी जो चीज़ें उसके सामने नहीं हो उसके बारे में बच्चा थिंकिंग कब कर पाता है, तो वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही कर पाता है, पियाजे की 4th स्टेज में, है ना। सेंसरी मोटर स्टेज में तो बच्चा जो है अपनी ज्ञान इंद्रियों के थ्रू चीज़ों को सीखता है। जो उसके 5 सेंसेस होते हैं, जो छोटा बच्चा होता है ना, वो जो उसके 5 सेंसेस होते हैं उसके थ्रू अपने ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है पियाजे की स्टेज से रिलेटेड कई तरीके से आपके एग्जाम में घुमा फिरा करके पूछी हुई हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा भी मैंने आप लोगों के साथ में कई सारी चीज़ें बताई जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, है ना। तो ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन, जिसमें कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे कॉन्सेप्ट बताए। अगर आपने इन कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया तो आपके एग्ज़ाम में आपके जो है ज़रूर ही बहुत ही अच्छा स्कोर आप करने वाले हैं। जो अगर आपने मेरी शुरू से क्लासेस देखी हुई हैं तो, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में आपको सारी की सारी चीज़ें बताई हुई हैं। इसके अलावा टॉपिक सीरीज भी अगर आपने देख लिया तो भी वो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहने वाले, क्योंकि इसमें सभी टॉपिकों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर मैंने आप लोगों को कवर कराया हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप जो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चैनल को प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसे लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।